आज मैं मानव की मानसिक समस्या के एक बिंदु पर चर्चा करूंगा। इस बिंदु से संसार का लगभग प्रत्येक मानव प्रभावित ज़रूर है। इसके पहले मैं मनोविज्ञान पर चर्चा करना चाहता हूँ। मनोविज्ञान वह प्रक्रिया है जिसमें मानव के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है, या यूँ कहें कि मानव के व्यवहार का अवलोकन करके कुछ सिद्धांत या नियम बताए जाते हैं जो लगभग प्रत्येक मानव पर लागू होते हैं। आप जाने अनजाने अपने व्यवहार या दूसरों के व्यवहार को समझकर अपने अनुभव दूसरों को बताते हैं, वो भी मनोविज्ञान ही होती है। व्यवहार के क्षेत्र में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई सिद्धांत जब बनाया जाता है तो वह व्यवहार का अवलोकन करके बनाया जाता है। जब उस सिद्धांत को व्यवहार में बदला जाता है तो व्यवहार व सिद्धांत में अंतर आ जाता है, अर्थात जो व्यक्ति सिद्धांत बना रहा था उसकी बुद्धि शिक्षा, उसमें कल्पनाओं और वास्तविकता में अंतर्मन एहसास का असर उस सिद्धांत में आ जाता है, और जो उस सिद्धांत को व्यवहार में बदलता है उस मानव की बुद्धि शिक्षा, कल्पना और वास्तविकताओं में एहसास व अंतर्मन का प्रभाव पड़ता है। तभी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर आ जाता है, क्योंकि कल्पनाओं में मिला एहसास और वास्तविकता में पहुंचकर मिलने वाला एहसास में अंतर होता है। इसी अंतर को मानव पचा नहीं पाता है और वह कल्पनाओं में मिलने वाले एहसास को पाने के लिए भटकता रहता है। चलो हम अपनी मुख्य बात पर आते हैं। जिस बिंदु या व्यवहार की बात करना चाहता हूँ उस व्यवहार के कई नाम हो सकते हैं, किंतु उस व्यवहार का कार्य एक जैसा ही होता है, उसका कष्ट एक जैसा ही होता है। मानव का यह व्यवहार इस दुनिया के लगभग प्रत्येक मानव में दिखाई देता है। यह व्यवहार भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल में अवश्य पाया जाता था, है और रहेगा। इस व्यवहार में स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं होता है। मैंने भी स्वयं के व्यवहार और दूसरों के व्यवहार का अवलोकन अच्छी तरह से किया है। दूसरों के व्यवहार का अवलोकन का आधार पुस्तकें, फिल्में, अखबार, भाषण, आसपास, पड़ोस, समाज, मित्र, शिक्षक आदि हैं। मानव व्यवहार के मुख्य 5 बिंदुओं को समझा है जो इस दुनिया के लगभग प्रत्येक मानव पर प्रभाव डालते हैं। ये व्यवहार मानव की बुद्धि और एहसास को प्रभावित करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कभी आपने महसूस किया होगा कि मन में एक झल्लाहट उत्पन्न होती है, एक सनसनी सी पैदा होती है, एक जिद सी उत्पन्न होती है। तब हम दूसरों को गाली देते हैं, किसी का सर फोड़ते हैं, किसी को शारीरिक कष्ट देते हैं, किसी को हानि देते हैं, वस्तुओं को तोड़ते हैं। जब यह अधिक बढ़ जाती है तो दूसरों की जान भी ले लेते हैं। लोग या खुद की जान ले लेते हैं, अर्थात किसी को जान से भी मार देते हैं या लोग स्वयं जान दे देते हैं। आप इस मानव के व्यवहार को क्या नाम देंगे? मैं तो मानव के इस व्यवहार को आज तक क्रोध के नाम से जानता आया हूँ। भाषा अलग अलग होने पर इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर एहसास के आधार पर यह व्यवहार एक जैसा ही होता है। यह क्रोध आपकी ऊर्जा ही है का असंतुलित रूप है या बिगड़ा हुआ रूप है, अर्थात यह क्रोध आपकी ऊर्जा का असंतुलित रूप या बिगड़ा हुआ रूप है। जब ऊर्जा गत रूप में होती वह क्रोध होगी, जब वह शांत रूप में होगी वह सहनशीलता होगी आपकी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ना मैं क्रोध को बुरा कह रहा हूँ और ना मैं सहनशीलता को अच्छा कह रहा हूँ।
मैं इतना अच्छी तरह से जानता हूँ कि अत अति बुरी होती है। अति क्रोध भी बुरा होता है और सहनशीलता भी बुरी होती है। जब आपको क्रोध बहुत आता है या थोड़ी-थोड़ी देर में आता रहता है, तो आपसे दूसरे दुखी रहेंगे। यदि आपको क्रोध आता ही नहीं है, तो आपको लोग दुखी करने का प्रयास करते रहेंगे। क्रोध की उतनी मात्रा अच्छी होती है, जिससे आपकी बुद्धि की सोचने की, समझने की क्षमता शून्य ना हो। जब आपकी बुद्धि के सोचने की क्षमता शून्य ना हो, तो यह स्थिति ही संतुलन अवस्था होती है। ऊर्जा ना तो सकारात्मक होती है, ना ही नकारात्मक होती है। यह तो हम परिणाम के आधार पर या किसी कार्य के परिणाम के आधार पर उसे अच्छा या बुरा कहते हैं। मेरी बातें मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, जब तक आपको सही महसूस ना हो। आज के दिन से पहले कभी आपने कभी ना कभी क्रोध तो किया होगा, और क्रोध करने के बाद आपको स्वयं में पछतावा हुआ होगा, या दूसरों से माफ़ी मांगते समय यह कहना पड़ा होगा कि यह सब गुस्सा अर्थात क्रोध में हो गया, मुझे माफ़ कर दो। तो आप उस पल को याद करने का प्रयास करिए कि जब आपको क्रोध आया था, तब आपकी बुद्धि की सोचने समझने की क्षमता शून्य हो गई थी। उस समय आप निर्णय नहीं ले पाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। बस कार्य कर बैठे और आप पछता रहे हैं। क्रोध और सहनशीलता की वह मात्रा जिसमें आपकी बुद्धि या विवेक शून्य ना हो, यह स्थिति ही संतुलन लाइन होती है। इस संतुलन लाइन के भी कई नाम हैं, जैसे एकाग्रता। जब एकाग्रता अधिक होती है, यही शून्य अवस्था कहते हैं। बुद्धि का शून्य होना बात अलग है, और विचारों का शून्य होना बात अलग है। जब बुद्धि शून्य हो जाएगी, तब आपके विचार अधिक मात्रा में अर्थात क्रोध हावी होगा, और जब विचार यानी क्रोध शून्य अवस्था में चला जाएगा, तो आपकी बुद्धि अधिक मात्रा में क्षमता में बढ़ जाती है। आप ये ज़रूर दूसरों को समझाते होंगे कि क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, इससे हमेशा बुरा ही होता है। पर जब आपको स्वयं में गुस्सा आती है, तो यह बात व्यक्ति स्वयं भूल जाता है। तभी कहते हैं, कहना आसान है और करना मुश्किल। क्रोध की ऊर्जा को संतुलित करना अर्थात बुद्धि की क्षमता को शून्य होने से बचाना कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। इसको इस बात से समझ सकते हैं कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको बहुत कम गुस्सा आती है, नाम मात्र की। तो क्रोध को संतुलित करना असंभव नहीं है। और बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत गुस्सा आती है। जहाँ क्रोध नहीं आना चाहिए, वहाँ भी क्रोध करते हैं। फिर क्रोध को संतुलित करना कठिन भी होता है। मानो कि मानसिक समस्या का एक बिंदु उसका क्रोध भी है। इस क्रोध के चक्कर में मानव के रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं और मानव को दुख झेलना पड़ता है। क्रोध को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि क्रोध की ऊर्जा आपके पास भी है। यह ऊर्जा तो सभी मानव के पास होती है। कितना क्रोध करना है और कितना सहनशील रहना है, यह आपकी समझदारी और परिस्थिति पर निर्भर करती है। यह बात बिल्कुल निश्चित है कि क्रोध और सहनशीलता का परिणाम आपको एहसास के रूप में मिलेगा ज़रूर, इससे आप बच नहीं सकते हैं। यह बात स्वीकार करें या ना करें, अब आप क्रोध के विषय में समझने का प्रयास करिएगा और संतुलित करके अपने जीवन को सुखमय बनाइएगा। और हम क्रोध के विषय में जितना भी कहें, वो कम रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्रोध के लाभ क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं, सहनशीलता का लाभ क्या है और घाटा क्या है। ये आपकी ज़िंदगी है, आप जिस तरीके से जीना चाहें जी सकते हैं।
लेकिन मानसिक समस्या का एक बिंदु क्रोध ही है, क्योंकि व्यक्ति क्रोध में खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। अब दूसरे बिंदु के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।